अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आमिना आज़मत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर एक्स अंपायर, क्रिकेट के अंपायर असद रऊफ़ साहब। ये अभी 2-4 दिन पहले मैं एक वीडियो देखती हूँ और क्या देख रही हूँ कि एक लंडे की शॉप है और वहाँ पे एक बड़ी पर्सनालिटी जो है वो चीज़ें बेच रही है, कपड़े, जूते वगैरह। और जो एंकर पर्सन है वो इस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है कि जैसे वो शख्सियत जो है वो बहुत ज़्यादा मुफलिसी का शिकार हो गई, सब कुछ लुट गया, इधर उधर हो गया और वो मजबूर हो चुके हैं कपड़े बेचने पे, वो भी लंडे की शॉप में। अब लंडे का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में वो इस कदर बुरा है कि अगर हमारी कोई पर्सनालिटी वहाँ पे नज़र आएगी तो दिली दुख होगा। और वही मैसेज मैंने किया असद रऊफ़ साहब को कि सर मुझे बहुत दिली तौर पे दुख हुआ आपको वहाँ पे देख के। जवाब क्या था अभी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मैंने मैसेज पढ़ा था और मैंने उसका जवाब भी दिया था कि आप क्या समझ रही हैं, दुख किस बात का है कि बहुत कोई गुर्बत आ गई है असद रऊफ़ पे, या आपको इसका बड़ा अफसोस हुआ है कि हमारे नामवर इंटरनेशनल आईसीसी एलीट पैनल अंपायर कपड़े बेच रहे हैं और वो भी लंडे की शॉप। और वो भी अब लंडे का जो कॉन्सेप्ट आपने पेश किया शायद वो अब बदल भी गया है। अब तो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ यूज्ड क्लोथिंग पहनती हैं और इसका कॉन्सेप्ट अब देखें ना, लंडे का कपड़ा कहना या आप कहें इंग्लिश में बोल दें कि यूज्ड क्लोथिंग बिजनेस है मेरा, तो बड़ा डिफरेंस सर आपके साथ वही हुआ है कि अगर औरतों ने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो उन पे बैन लग गया, उनको सबने बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भला कहा। और अगर वही इंग्लिश औरत आके कहे माय बॉडी माय विल तो हम उसको कहेंगे अच्छा बड़ा डिसेंट सा ये कह रही है, डिसेंट सा वर्ड बोला है भाई इन्होंने। अंग्रेजी तो बोलिए। ये समझने की बात होती है कि आपकी समझ कहाँ तक जाती है। आप उसको जो कहा गया आप अगर उसको समझ लें तो आप वो बात नहीं करेंगे जो आपने मुझे कही थी कि मुझे बहुत दुख हुआ। और देखिए मैंने वो मेंशन भी कर दिया, अपने इंट्रो में मेंशन कर दिया। अच्छा, अच्छी बात है ना कि सच्ची बात को ही मेंशन करना चाहिए, ना कि आपको झूठ बोले। मैंने आपको बड़ा अच्छी तरह क्लियर कर दिया था कि कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये मेरा बिज़नेस मेरे क्रिकेट अंपायरिंग से पहले का है। अच्छा, यही मैं पूछना चाह रही थी कि लंडे में देख के आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉक्ड हो गए, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, मेरे जानने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, उन सबको पता है कि ये मेरा 35 साल पुराना काम है और ये बड़ा अच्छा बिज़नेस है। और मैं आपको पता है कि मैंने अपनी एलीट अंपायरिंग के दौरान भी, जब ये मेरी अर्निंग बहुत अच्छी थी और बड़े अच्छे मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था आईसीसी ने, तो मैंने 7 साल उनके लिए भी काम किया है और बड़ी अच्छी सैलरी में और बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ। तो ये सब पार्ट ऑफ लाइफ होता है। अंपायरिंग जो है वो एक हवाई काम है। आज आप फिट हैं तो आप अंपायरिंग कर रहे हैं, मे भी कल को आपकी फ़िटनेस प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी वो जॉब छूट जाए, तो मुझे बैकअप में भी तो कुछ करना है ना। जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैं उस वक्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ग्रेड 3 ऑफिसर था। ये मैं आपको 97 की बात बता रहा हूँ, आज से 25 साल पहले सही। और 25 साल पहले ग्रेड 3 ऑफिसर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती थी बैंक के लिए। मोस्टली ये देखा गया है कि जो भी बिजनेस होता है या एजुकेशन है उसमें माँ बाप का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि आपने यही करना है, आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है। आपके पेरेंट्स की क्या विश थी कि आपने क्या बनना है, और ये जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया ये किसकी विश थी? यकीन करें मैंने वो काम किए हैं जो ना कभी मैंने सोचे थे कि मैं ये करूँगा। अच्छा। ना मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे कहा था कि वो तो मुझे क्रिकेट से भी मना करते थे। अच्छा। मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज का ग्रेजुएट भी हूँ। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद मुझे तो वालिद साहब ने, हमारा जो फैमिली बिजनेस था लोहे का, ओल्ड आयरन एंड मेटल बिजनेस था, उसमें मैं तो चला गया था, मगर मेरे में जो क्रिकेट की फड़क थी ना वो मुझे चैन नहीं लेने देती थी। तो मैंने अपने फादर को कहा कि मुझे 1 साल के लिए क्रिकेट खेलने थे, अगर तो मैं किसी मुकाम पे पहुंच गया तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचा तो मैं वापस अपने बिजनेस में। तो 1 साल में आपकी प्रोग्रेस क्या रही थी? वो एक साल मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में तब्दीली का बायस बन गया। क्योंकि किया कि मैं एज अ क्रिकेटर बेस्ट हूँ, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, या एज अ अंपायर के आउट है वाइड बॉल। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में जो भी मेरे साथ हुआ ना, मैं उससे मुतमईन हूँ। मैंने क्रिकेट खेली है, उसके टॉप लेवल पे गया हूँ।
अरे वाह। मेरा जब अखबारों में आया ना कि पहले 4 मैचों में मैंने सेंचुरियाँ की थी और उस लीग में वो सेंचुरीज इन द लीग अभी भी मेरा रिकॉर्ड मौजूद है। अरे वाह। हाईएस्ट इंडिविजुअल 171 नॉट आउट, वो भी अभी तक मेरा रिकॉर्ड है। फिर आप आए यूज्ड क्लॉथ्स शॉप की तरफ। ये 97 में लकीली गोल्डन हैंडशेक भी उस वक्त आया, तो मैंने गोल्डन हैंडशेक लेके उसी पैसे से मैंने ये यूज्ड क्लोथिंग का, क्योंकि इसमें मेरा तजर्बा भी था और मुझे ख़ुद कपड़े पहनने का बड़ा, मुझे अपने टाइम पे लोग कहते थे ये पाकिस्तान का सबसे खुश लिबास क्रिकेटर। अरे वाह। और यही गोरे भी कहते थे कि यार आप कौन से पाकिस्तान से है, वो आपका तो लिविंग और ये कपड़े और ये देख के तो हमें लगता है कि आप कोई 2 नंबर काम तो नहीं करते। मैंने कहा नहीं, ये मेरा शौक़ है। तो उसमें मुझे फिर एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि इंग्लैंड में हम सैटरडे या ज़्यादा से ज़्यादा संडे को खेलते थे। अच्छा। तो बाकी तो 5 दिन फारग ही होते थे, 6 दिन भी फारग होते। बाकी ड्रेसिंग के लिए तो हम ये ड्रेसिंग और विंडो शॉपिंग और क्लोथिंग की क्वालिटी, तो 10 साल हम यही करते रहे, ख़रीदारी भी करते रहे, मगर इसमें मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। तो लंडे में भी बाहर की कपड़े आते हैं, तो मुझे उसकी वैल्यू का भी पता था। अच्छा। कि ये कौन सा ब्रांड की क्या वैल्यू है। फिर मैंने उसको ना बड़े डिफरेंट तरीके से, लंडे के काम को भी बड़े डिफरेंट तरीके से पेश किया। हमारी जो प्रेजेंटेशन होती थी, मैंने उसके लिए प्रॉपर एक प्लांट लगाया अपना, जिसमें वॉशिंग और ड्राई क्लीनिंग भी होती थी। फिर मेरा प्रेसमैन बड़ा स्पेशल आदमी था। हम कपड़ों को पूरा तैयार करके रिकंडीशन करके उनको पैक करके, तब ये लोग कहते थे यार ये आपके पास ये लंडे का माल कहाँ से आता है। अच्छा, यही मैं पूछूंगी कि अक्सर तो जब आप किसी काम को बेहतर और डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं ना, जैसा कोई भी नहीं कर रहा, तो मैं तो वो काम करते नहीं हूँ जो सारी मार्केट ही कर रही हूँ। मैं वो कपड़ा बेचता हूँ जो किसी के पास ना हो। उसमें आपकी मोनोपोली भी होती है और उसमें आपकी प्राइस भी मिल जाती है। सही, यही पूछना चाहूँगी जो आपने कहा कि लोग कहते हैं ये कहाँ से आपके पास आ गया। लंडे के पास से भी गुजरे हैं तो ख़ास किस्म की एक स्मेल आती है, और शायद इसी वजह से यही बायस है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो लंडे की चीज़ों से थोड़ा इज्तनाब करते हैं कि हमने ये चीज़ नहीं लेनी। सेकेंडली ये भी मैंने एक मिसकंसेप्शन इसे कह सकते हैं देखी कि जो अंग्रेज़ हैं वो जो उनके लोग मर जाते हैं ना, उनके कपड़े जो है वो इधर पोर्ट कर दिए जाते हैं पाकिस्तान को, या बाकी जो दीगर गरीब ममालिक हैं उनको दिए जाते हैं। तो इस चीज़ का बताएं कि वो स्मेल क्यों आती है, और ये जो मैंने अभी बात की ये कंसेप्शन है, ये मिसकंसेप्शन है। वो स्मेल आपको पता है कि एक ही तरह की होती है। यस। वो स्मेल ये नहीं कि ये बंडल से कोई और स्मेल आ रही है, उधर से कोई और स्मेल आ रही है। वो मैं आपको क्लियर कर दूं और लोगों को भी बता दूं कि वो कपड़ों पे स्प्रे हुआ हो। अच्छा। तभी वो एक ही किस्म की वो तो चंगा जो परफ्यूम लाया करो, इन्ना मतलब अजीबोगरीब स्मेल आ रही होंगी। नो, इतनी बुरी स्मेल नहीं होती, वो स्प्रे की होती है। वो स्प्रे किया होता है सब कपड़ों पे। नहीं तो गुची या प्राडा का परफ्यूम नहीं लगा सकते थोड़ा सा लड़कियों के? आपको मैं बता रहा हूँ ना, आप उस स्मेल को मिटा भी सकते हैं। वो ये नहीं है कि वो परमानेंट को कपड़े के अंदर घुस गई है जो निकल ही नहीं रही। आपको हर चीज़ का तरीका मैं बताता हूँ, हम भी करते हैं। हम जब रीप्रोसेस करते हैं तो हम वो स्मेल ख़त्म करते हैं। अच्छा। इसके लिए उसको बेहतरीन वॉशिंग होती है उनकी, फिर वॉशिंग कंडीशनर डाला जाता है, डिटोल डाली जाती है, ताकि जरासीम, जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि वो गोरों के जरासीम ना, अगर ऐसी बात होती तो आधा पाकिस्तान तो उनके जरासीम से मर ही गया होता। तो वो प्रोसेस जो है वो आप कर लें, आप उसको सरफ में धोएं, डिटोल डालें, कंडीशनर डालें, और उसके बाद जो सबसे बेहतर है ना, उसको तेज़ धूप में आप सुखाएं। धूप जो होती है वो हर किस्म के जरासीम को ख़त्म कर देती है। आप तेज़ धूप में सुखाएं, उसको उल्टा करके आर्टिकल को या गारमेंट को धूप में डालें, और उसके बाद पहने, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बात होती वो बीमारियाँ फैलनी होती तो मेरा ख्याल है आधा या पौना पाकिस्तान तो उस वक़्त का मर ही गया होता बीमारियों से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल है, गरीबों की तरफ से हाय हाय की पुकार आ रही है, और अमीर तबका भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया। आपके बिज़नेस पे कोई फ़र्क पड़ा क्या? आपको इसमें प्रॉफिट मिला डॉलर्स की प्राइस ऊपर नीचे होने से, या आपको भी नुकसान हुआ? क्या देखने में आ रहा है आपकी मार्केट में? ज़ाहिर है जब डॉलर की प्राइस बढ़ी है तो जो इम्पोर्टर हजरात जो ये इम्पोर्ट करते हैं वो तो डॉलर्स में ही पे करते हैं या पाउंड्स में पे करते हैं। तो जब इसकी प्राइस पे
परचेजिंग की प्राइस पे फ़र्क आएगा तो जाहिर है वो बेचने की प्राइस भी बढ़ेगी उससे। तो जैसे पेट्रोल महंगा होता है तो 100 चीज़ें और महंगी होती हैं जो पेट्रोल से रिलेटेड होती हैं। तो यही काम इधर भी है कि अगर इंपोर्ट में प्राइस हाई होंगी तो रिटेल में भी होंगी, तो प्राइसेस बढ़ी हैं। ये फ़ायदा उन लोगों को होता है जिनके पास स्टॉक पड़ा हो। अच्छा। या जिनके डॉलर बैंक में पड़े हैं, डॉलर 100 का था तो 225 का हो गया तो उनके पैसे पड़े ही, मगर ये बढ़ते नहीं हैं। जब रुपए की वैल्यूएशन कम होती है तो जाहिर है कि वो जो आज आपके पास लाख रुपए वो 10 साल बाद वो लाख रुपए 20,000 ही रह जाता है, बिल्कुल उसकी वैल्यू जो है। तो ये ऐसी इस पे भी फ़र्क पड़ता है। इसमें इतनी खुश होने की बात नहीं कि मेरे डॉलर पड़े बहुत महंगे हो गए, महंगाई भी उसी सूरत में होती है, उसी वो वैल्यूएशन के हिसाब से वहीं के वहीं रहते हैं। बल्कि जिनके रुपए पड़े होते हैं अकाउंट्स में उनकी वैल्यू कम हो जाती है, उनको नुकसान ही होता है इस चीज़। खुशी कभी लड़ाई नहीं हुई किसी से? सॉरी, कभी लड़ाई नहीं हुई किसी से? नहीं, इसमें कोई लड़ाई की वजह नहीं ना नज़र आती। अगर आपको कोई प्यार से इनवाइट कर रहा है, जैसे आपके बारे में कुछ राज हैं जो कि मैंने इंटरनेट पे देखे, उनके बारे में पूछना चाहूँगी। भारतीयों का ये कहना है कि आप उनकी बच्चियों को सेट कर लेते थे। नहीं, ऐसा कोई इल्ज़ाम लगा देना या बात कर देना तो बात तो वो होती है जो किसी प्रूफ के साथ, या कोई एविडेंस हो किसी चीज़ का और वो साबित हुई और उसमें किसी को सज़ा मिली हो। अच्छा। तो उसने, ठीक है आप सही कह रही हैं, लीना कपूर का केस आया था, मगर वो सेल्फ मेड स्टोरी था। अच्छा। पैसा बनाने का या चीप पब्लिसिटी का, मतलब आपको ब्लैकमेल करने के लिए वो सब किया गया? यार अब देखे ना, उन्होंने IPL का केस बनाया मगर मेरे पे साबित तो कुछ भी नहीं कर सके। मेरे पे कौन सी करप्शन, मेरे तो अकाउंट्स आज भी क्लियर है। मेरे अकाउंट्स में सिवाय ICC की सैलरी के दुबई से पैसे आते थे, उसके अलावा एक कोई दाएं बाएं से कभी को पैसा ही नहीं आया। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ें जब आप लीगली हैंडल कर रहे होते हैं ना, अब देखें इंडियन पुलिस ने सबसे पहले क्वेश्चन रेज किया, उसको काफ़ी झाड़ें पड़ी जज से। जब वो केस लेके गए, जज ने पूछा भाई ये असल राउत से रिलेटेड आप केस लेके आए हैं तो उसके अगेंस्ट आपके पास कोई एविडेंस, तो वो टेलीफोनिक रास्ते, टेलीफोन तो आप किसी माँ मस्जिद का भी चोरी से टेप करेंगे तो आप उसको भी किसी ना किसी केस में पकड़ लेंगे। तो ये टेलीफोनिक चीज़ों को अदालत नहीं मानती, आपको सॉलिड प्रूफ देना पड़ता है कि भाई इसने ये किया है और ये उसका एविडेंस है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं इंडिया ही ना जाता, और या वो मुझे इंडिया में ही हेल्ड कर लेते। बाकी जो इतने लोगों को पकड़ा था तो मुझे भी पकड़ लेते, मैं भी इंडिया में ही था, मगर मुझे पुलिस ने जानबूझ के वहाँ से निकाला कि इसके खिलाफ प्रूफ तो है कोई नहीं, वो ना ये हमारे ही गले पड़ गए। तो इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ से निकलने दिया। तो बाकी वो जो चीज़ें पेश की हैं जी, बड़े कोई हीरे जवाहरात, तो वो मेरा सामान खोल के दिखाते ना अदालत को, ताकि सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होता। तो अदालत ने मुझे आज तक कोई ना कोई समन आया ना कोई क्वेश्चन हुआ है। तो ये BCCI ने खुद ही एलिगेशन लगाए, फिर मुझे कह रहे हैं कि जी आके एक्सप्लेनेशन दें। तो मैं कैसे मैं कौन से वीज़े पे इंडिया जाऊँ? मेरी सिक्योरिटी, मेरे एयर ट्रैवल, मेरे अकोमोडेशन का कौन जिम्मेदार होता? और फिर मुझे कह रहे हैं कि लीगल एडवाइज़र के बगैर आए, तो एक लीगल मैटर को मैं अपने लीगल एडवाइज़र के बगैर कैसे? बिल्कुल जी, सॉर्ट आउट ही नहीं कर सकते। अच्छा, एंड पे पूछूंगी आपसे कि पाकिस्तान की सियासी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और बगौर आप उसका मुशाहिदा भी करते होंगे, कौन पसंदीदा सियासी लीडर है आजकल? देखिए, सियासत एक तो मेरा टॉपिक नहीं है और पाकिस्तान की सियासत से नहीं, एज अ पाकिस्तानी आपको किसी ना किसी को तो लीडर मानना है ना, ये मजबूरी है, हमने मानना है। मैं तो उसको लीडर मानूंगा जो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालेगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन निकालेगा? चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, मैं तो उसको मानूंगा जो पाकिस्तान में जो इस वक्त क्राइसिस और महंगाई का दौर है। यकीन करें, मैंने सारी दुनिया फिरी है, पाकिस्तान से बेहतर मुल्क मुझे कोई नज़र नहीं आया। ये वो मुल्क है जो मादनियात और हर किस्म के फल, फ्रूट, सब्ज़ी, ज़मीन, पंजाब की ज़मीन यकीन करो
एक फसल देना तो पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं मर सकता, मगर हमारी बदकिस्मती है। आप पंजाब का कभी एरियल सर्वे करें ना, मैं तो करता रहता था ना, ईमान से पंजाब के ऊपर से जब जहाज़ या इंडियन पंजाब के ऊपर से जाता था ना, तो ऐसी ग्रीनरी मैं देखता था, मैं कहता था यार ये मुल्क, यहाँ पे गंदम की कमी है। तो मैं तो उसको लीडर मानूंगा। एक तो कायदे-ए-आज़म मेरे फेवरेट हैं, अच्छा, और दूसरा कायदे-ए-आज़म इस मुल्क में पैदा होगा और पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालेगा। अच्छा, आजकल कुछ लोग हैं, चारों सीजन इस मुल्क में है। हाँ। मैं जब छोटा था ना, तो मैं जब सब्जी लेने जाता था ना, तो 4 चीज़ें मुफ्त मिलती थी हमें। अच्छा, धनिया, अपना सब्ज़ मिर्चें, हरी मिर्चें, 2-3 लेमन डाल देते थे, तो मैं एक पैकेट जो फ्री में देते थे। अब ये चीज़ें लेने जाओ को 300 रुपये किलो है, लीमू 1600 रुपये किलो है। तो ये चीज़ें मैं उसको लीडर मानूंगा जो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, और पाकिस्तान को मुश्किलात में देख के बहुत ही दुख होता है कि इस मुल्क में पानी नहीं है, इस मुल्क में गैस नहीं है, सुई में इतना बड़ा ज़ख़ीरा, और इस मुल्क में अपना बिजली नहीं है। तो 5 दरिया बहते हैं, सब दरियाओं का पानी समुंदर में गिर जाता है। हम लोग डैम नहीं बना सके आपके अपने लिए बिजली पैदा करते। तो ये खराबियाँ कहाँ से हैं आपके ख्याल? ये आप सियासत से रिलेटेड हैं, आपके बड़े तल्लुकात हैं सियासतदानों के साथ, आप बहुत सियासतदानों के इंटरव्यू करती हैं, आप उनसे पूछें। एक स्पोर्ट्समैन का इन चीज़ों से कोई तल्लुक ही नहीं है, आप उनसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो नाज़रीन, मैं इसी के साथ ना अपना इंटरव्यू क्लोज कर रही हूँ, इससे पहले कि मुझे कोई और चीज़ सुनने को मिल जाए और कल को वो मीम बन के फिर मेरा नॉलेज नहीं है, सियासत मेरा टॉपिक नहीं है, सियासत में मेरा इतना नॉलेज नहीं है। तो जिस कुछ चीज़ का आपको नॉलेज ना हो, आपको उसमें खास कर इंटरव्यूज़ में या ऑन एयर बात नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसी कोई बोंगी मार दूँ को कहें लो जी बड़े इंटरनेशनल बंदे बैठे हुए थे तो ये क्या बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैं क्लियरली आपको बता दिया है कि मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन होगा, बल्कि मैं उसको जाकर झुक के सलूट उसके पैरों में करूँगा जो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल दे, क्योंकि हमारा मुल्क, हमारी आवाम बहुत मुश्किल में है। 90% गरीब लोग हैं और उनकी अर्निंग कुछ नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। आप ज़रा इमेजिन करें कि वो कैसे गुजारा करते होंगे। इसलिए मुल्क भी उधार पे चल रहा है और लोग भी उधार पे चल रहे हैं सारे। तो जो इस क्राइसिस से निकालेगा, I will be the first man and the biggest fan of that personality. पाकिस्तान भी उधार पे चल रहा है और पाकिस्तान के लोग भी उधार पे चल रहे हैं, और आजकल तो मेरी भी जो पॉकेट है वो उधार पे ही चल रही है। शायद मैं जो सर से मिलने के लिए आई हूँ वो भी उधार पे ही आ गई हूँ। देखते रहिए मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और मुझे बताना मत भूलेगा कि असद रऊफ साहब से मिलके आपको कैसा लगा, इनकी बातें कैसी लगी। और हाँ, लंडे बाज़ार का जो कॉन्सेप्ट सर ने दे दिया ना, वाज़े कर दिया कि इंग्लिश में बोलो यूज्ड क्लॉथ्स बिजनेस, तो इससे ये होगा कि बाइज़्ज़त ये रोज़गार है और बहुत अच्छा सा बिजनेस है जो वो कर रहे हैं। अभी वो मुझे देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा वजाहत दे रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।